नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के स्वाधीनता संग्राम में द्वितीय चरण की ओर। अब तक हम लोगों ने चर्चा की है 1857 का स्वाधीनता संग्राम और हम लोग अब उससे आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि 1857 के बाद क्या हुआ। और कांग्रेस जब बनी 1885 में, तो कांग्रेस बनने से लेकर के और उससे पहले 1857 के बीच का जो दौर था, उस दौर में भारत के लोगों ने भारत को आजाद कराने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, किस तरह के संगठन बनाए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक लिंक हमारा जुड़ जाएगा। अब तक हमने जो चर्चा की थी 1857 रिवॉल्ट से पहले के सारे आंदोलन, समाज सुधार देखे थे। फिर 1857 के विद्रोह की कल हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हमने देखा था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो आगे की चीजें हैं, देश को आजाद कराने के लिए किस रूप में आगे बढ़ेंगी। वेलकम, स्वागत है सभी लोगों का आज की इस चर्चा में। आज हमारे बीच जो लोग जुड़ रहे हैं, एक बार मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अंजलि राजपूत है, मनीष लोधी राजपूत, नीलम राजपूत, उत्तम राहुल राजपूत, इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी, दूधनाथ लोधी, रोहित सिंह लोधी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार, RBS लोधी, सुशील लोधी, रोहित सिंह लोधी, राम लोधी यूपी, हरनारायण सिंह जी गुड इवनिंग, RBS लोधी जी, गिरीश भारत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी, अभिषेक राजपूत जी, ममता कुमारी राजपूत, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, सचिन सिंह लोधी जी, प्रेमपाल सिंह लोधी, लोधी शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, समर सिंह राजपूत, सुनील राजपूत, दीपक राजपूत, अभिनव रतन लोधी, घनेन्द्र लोधी जी, गुड वर्क, योगेश कुमार जी, डॉक्टर नारायण पटेल, अजय राजपूत, रोहित सिंह लोधी, SS निषाद, बॉबी लोधी राजपूत, उसके अलावा लोधी लाला भैया सिंह, मुकेश सिंह लोधी, उदय सिंह समाज सेवक, महेश वर्मा जी, योगेश कुमार जी, विवेक राजपूत, सुशील लोधी जी, विशाल सिंह राजपूत, मनोज कुमार लोधी, लोधी राजपूत समाज ग्वालियर, समर सिंह राजपूत, मुकुट सिंह लोधी, उसके अलावा सुमन सिंह लोधी, दिनेश श्वेता सिंह जी, अभिनव रतन जी, प्रेमपाल सिंह लोधी जी, श्यामलाल लोधा जी, इंजीनियर BK राज लोधी, PK प्रेमी, महेश लोधी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार। चलिए, RJ गोपाल राजपूत, उसके अलावा खुशी राजपूत, दीपक राजपूत जी, हेमलता लोधी, आदित्य जंघेल, MR राजपूत, सरोज राजपूत, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सतीश चंद्र लोधी, एडवोकेट मनोज लोधी। चलिए, तो स्वागत है सभी लोगों का। और जो लोग बाद में हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। अभी फिलहाल काफी लोग संख्या में जुड़ चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अनीश कुमार हैं, धीरेन्द्र राजपूत हैं हमारे साथ में, RJ गोपाल हैं, आदित्य जंघेल गुड इवनिंग सर, सन ऑफ यशवंत जंघेल जी फ्रॉम राजनांदगांव छत्तीसगढ़, पुरुषोत्तम सेन, उसके अलावा गिरिजेंद्र जी हैं हमारे साथ में, नवोदय विद्यालय रामपुर से हर्ष, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, राज राजपूत, दीपक राजपूत, BL वर्मा जी, गौरव लोधी राजपूत, संतोष कुमार लोधी जी, शिवनंदन सिंह राजपूत, उसके साथ में प्रशांत राजपूत, संजय लिल्हारे, राज राजपूत, संतोष कुमार लोधी, सोहन राजपूत गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए, 150 के आसपास लोग जुड़ गए हैं और हम लोग शुरू करते हैं। रामचंद्र वर्मा जी, लोधी प्रशांत राजपूत, लोधी प्रशांत वर्मा, लोधी हरिओम राजपूत, लाखन सिंह लोधी, भीष्म, BL वर्मा, माउंट विजडम एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, BL वर्मा जी, सुखवीर सिंह जी, सतीश चंद्र लोधी जी, KP लोधी राजपूत, नीरेंद्र वर्मा, शुभ संध्या, रोहित सिंह लोधी, जय हिंद राजपूत, पूरन सिंह पटेल साहब, लोधी दीपक राजपूत, उसके अलावा अभिराज, सत्यभान सिंह लोधी, राजू प्रसाद, इंजीनियर सचिन राजपूत, कुलदीप लोधी राजपूत, सत्यपाल सिंह जी, लोधी भारत राजपूत। चलिए, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है सभी लोगों का। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं 1857 के बाद से। ललित कुमार जी, सूरज लोधी जी, डॉक्टर सौरभ राजपूत जी, सुरेंद्र लोधी जी, राजू प्रसाद जी, कल्याण सिंह राजपूत जी, हीरेंद्र प्रताप लोधी जी, आप सभी का भी स्वागत है। नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू।
कल तक जो हमने चर्चा की थी, कल तक की चर्चा में हमने ये देखा था कि 1857 तक आते आते भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति ये आ चुका था कि अंग्रेज शोषण करने के लिए भारत में आए हैं और अंग्रेज भारत पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। इसी कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। ये बात हम लोग कल देख चुके थे। कुछ और लोग जुड़े हैं हमारे साथ, मुनीश राजपूत जी, कुलदीप लोधी राजपूत, विवेक सिंह नरवरिया जी, लोधी देशपाल सिंह राजपूत, कल्पना सिंह, ओमकार लोधी जी, सुभाष अलीगढ़ियन और उमेश बम्बारे लोधी गोंदिया से, चलिए लोधी उर्वेंद्र जी, आरती वर्मा, ब्रजेश राजपूत, रामचंद्र वर्मा जी, कृष्णा नरवरिया, लोकपाल सिंह जी, मुकेश सिंह लोधी जी, अजय राजपूत जी। सो सभी लोगों का स्वागत है। महेंद्र एस लोधी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। तो कल के सेशन में हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी कि कई लोगों को लगने लग गया था कि ब्रिटिश सत्ता के कारण उनका शोषण हो रहा है। सैनिकों को लगा कि सैनिकों के साथ भेदभाव है, उनका शोषण होता है। जमींदारों को अपने तरीके से लगता था, और किसानों का जो शोषण था, वो किसानों का शोषण, अत्याचार जो था, और जो छोटे छोटे नवाब राजा थे जो इनके अधिकार छीने गए थे, तो उससे उनको ये मालूम पड़ गया था। धीरे धीरे, देर लगी समझने में, लेकिन वो अल्टीमेटली ये समझ गए कि असली जो दुश्मन है वो ब्रिटिश है, मतलब असली दुश्मन भारतीयों का अंग्रेज है। तो भारतीयों ने एक प्रयास किया, 1857 में एक प्रयास करके देखा, लेकिन प्रयास क्या हो गया? विफल हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीयों के पास संसाधन कम थे, और जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कम रिसोर्सेस होने के कारण ये सारा का सारा असफल हो गया, फेल हो गया। अब देखिए, जब एक बड़ा आंदोलन अगर फेल हो जाता है, अगर एक बड़ा आंदोलन फेल हो जाता है, तो फिर लोगों को रणनीति बदलनी पड़ती है। तो भारत के लोगों ने भी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति में बदलाव किया। और अब क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों का शिकंजा भारत पर और कस गया था, और भारत की जो सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटेन की महारानी के हाथ में पहुंच गई थी। तो ऐसे में अब ब्रिटेन ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करने लग गया। भारत के लोगों को अवसर मिला किसका? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का, अंग्रेजों से इंटरेक्शन करने का, ब्रिटेन जाने का, वहां पढ़ने का, वहां की चीजों को समझने का, और भारत में जो अत्याचार हो रहे उस अत्याचार को जानने का और समझने का ये सारा अवसर भी भारत को मिला, भारत के लोगों को मिला। खास करके जो नया बुद्धिजीवी वर्ग, जैसे वकील थे, शिक्षक थे, उनको सारी जानकारी होने लगी। तो भारत में क्या है, अब जो राष्ट्रवाद की चेतना है, अब वो राष्ट्रवाद की चेतना सीधे विद्रोह में न जाकर के अब वो संवैधानिक रास्ते की ओर चल पड़ी। मतलब उनको लगा कि अगर हम पढ़ लिख जाएं, अगर हम प्रशासन में सुधार की मांग करें, अगर हम सब लोग सरकार में एंट्री करने का प्रयास करें, हम लोगों को सारी जो है पाश्चात्य जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, अगर इसकी जानकारी हो जाए, तो हम भारत में अंग्रेजी शासन काल में बेहतर व्यवस्थाएं बना सकते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में चल के हम आजादी का आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। क्लियर? सो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1857 से लेकर के 1885 ये एक फेज है। मतलब इस काल में क्या हुआ है कि स्वाधीनता संग्राम जो था, या 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति से लेकर के कांग्रेस बनने तक का ये समय है। कांग्रेस बनने से लेकर के उससे पहले का ये समय है। इस काल में हम देखेंगे कि भारतीयों ने क्या किया। तो पहले तो हमें ये सारी चीजें मालूम पड़ गई कि भारत के लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद अब आ चुका था, और ट्रेन जो रेलवे थी, रेलवे ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि रेलवे के माध्यम से भारत के लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांतों की यात्राएं करने लगे। तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को समझने लगे, बिहार के लोग बंबई के लोगों को समझने लगे, पंजाब के लोग बंगाल जाने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक तरीके से भारत के लोगों में इंटरेक्शन बढ़ा, आपस में इंटरेक्शन बढ़ा। उन्होंने समझना शुरू किया कि भाई इनकी बोली अलग है, लेकिन इनके साथ भी सेम अत्याचार अंग्रेज करते हैं, इनकी भाषा अलग है लेकिन सेम अत्याचार करते हैं। हम लोग अलग अलग हम लोग प्रांतों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग हमारी जातियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉमन शोषण करता है वो अंग्रेज हैं, वो ब्रिटिश हमारे शोषण करते हैं कॉमनली। सो इसी क्रम में चल करके भारत में ये सारी की सारे बदलाव आना शुरू हुए, और वो हम एक एक करके देखेंगे क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहले 1858 से लेकर के 1885 तक हम जाएंगे। इस दौर में क्या हुआ? 1858 का जो एक्ट था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग को हमने देखा था कि कल उनको वायसराय बनाया गया था, भारत का पहला वायसराय, वो चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब यह होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसके कारण क्या थे। तो संक्षिप्त में हम आपको कारण बताएंगे राष्ट्रवाद का क्यों उदय हुआ। पहला कारण था विदेशी आधिपत्य। कोई भी देश अगर विदेशी आधिपत्य में रहेगा तो वो उस पर जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा। ऐसे में किसी गुलामी के दौर में रहने वाले लोगों के अंदर देशभक्ति का पैदा होना स्वाभाविक है।
तो धीरे धीरे विदेशी आधिपत्य के कारण भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अच्छा, कई बार आपसे यह पूछा जा सकता है राष्ट्रवाद है क्या। बहुत सारे लोगों को राष्ट्रवाद जो वर्ड है, आप लोग अक्सर जो है टीवी डिबेट में बहुत इस वर्ड को सुनते होंगे, नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद। बहुत सारे लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी नहीं होगी। राष्ट्रवाद जो शब्द है इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस। आपने अक्सर टीवी डिबेट में ये वर्ड्स काफी बार सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी परिभाषा नहीं पता होती है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, अर्थात एक होने की भावना। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, एक होने की भावना। अगर हम किसी एक भावना से बंध करके आपस में एक हो जाते हैं तो इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये राष्ट्रवाद राजनीतिक राष्ट्रवाद हो सकता है, जिसमें सारे देश के लोग मिलकर के एक राष्ट्र बना सकते हैं। ये राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो सकता है, जिसमें एक संस्कृति को मानने वाले लोग एक हो सकते हैं। ये राष्ट्रवाद आर्थिक राष्ट्रवाद भी हो सकता है, एक तरह की आर्थिक नीतियों को मानने वाले लोग एक साथ हो सकते हैं। तो जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद कई रूप में हो सकता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद, ये कई रूपों में राष्ट्रवाद होता है। लेकिन कभी अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद है क्या, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस। ये एक होने की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर। सो भारत में क्या था, 1857 से पहले भारत के लोग बिखरे पड़े थे। मतलब पंजाबी अपने को पंजाबी मानते थे, मद्रासी मद्रासी, बंगाली बंगाली, यूपी वाले अपने यूपी वाला मानते थे। तो कहीं से भी उनके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी। कोई अवध के लिए लड़ रहा है, कोई बंगाल के लिए लड़ रहा है, कोई पंजाब के लिए लड़ रहा है, कोई मद्रास के लिए लड़ रहा है। तो एक तरीके से भारत की जो फीलिंग होती है कि हम लोग भारतीय हैं, इंडियन है, और इंडिया का राष्ट्रवाद मतलब फीलिंग ऑफ वननेस फॉर ए कंट्री, ये सब इसमें नहीं था। तो ये सब कैसे आया, विदेशी सत्ता। विदेशी सत्ता हर जगह थी। अंग्रेजी 2/3 भारत अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, और 1/3 जो राजा महाराजा थे वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों पर ही डिपेंडेंट थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन था वो अंग्रेजों का ही था। तो सभी जगह शोषण होता था। उस सभी शोषण ने, यानी एक तरीके से विदेशी आधिपत्य ने लोगों के अंदर क्या पैदा किया, लोगों के अंदर पैदा किया राष्ट्रवाद। और क्या थी वजह, पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा। जैसा आप जानते होंगे कि 1857 के बाद ज्यादा संख्या में भारत के लोग, जैसे आपने देखा राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे और उनकी मृत्यु भी इंग्लैंड में ही, ब्रिस्टल में हो गई थी। 1857 के बाद क्या हुआ कि बड़ी संख्या में भारत के लोग जाने लगे इंग्लैंड पढ़ने के लिए। तो वहां से क्या हुआ कि इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में जब वो पहुंचे पढ़ने, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, वहां पर उन्होंने देखा कि जो पाश्चात्य शिक्षा है इसमें तो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, यहां पर तो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, यहां पर तो लोग संगठन की बात करते हैं, यहां पर तो लोग समानता की बात करते हैं। जबकि भारत में अंग्रेजों की गुलामी थी, तो अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारत में ये सब था ही नहीं। तो जो लोग बाहर पढ़ने गए और जो बाहर से तमाम जो यूरोपीय भारत में आके जो है लोगों के बीच में काम कर रहे थे, अधिकारी वगैरह, लेखक, पत्रकार जो पढ़े लिखे थे, उनके माध्यम से भारतीय लोगों को पता चल गया कि आधुनिक व्यवस्था में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, इसकी कितनी वैल्यू है। तो भारत के लोग भी इसको सीखना शुरू हो गए। ये भारतीय सिस्टम में नहीं था, क्योंकि भारत में क्या था, भारत में राजतंत्र था। सो राजतंत्र में क्या होता था, राजतंत्र में राजा जो चाहता वो होता था। लेकिन यूरोप में, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में लोकतंत्र आ चुका था। तो भारत के लोगों को पाश्चात्य शिक्षा, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न थॉट्स, इनसे भारत के लोगों को उनकी किताबें, उनकी पत्रिकाएं, उनके अखबार, उनके विचारक, उनके प्रोफेसर, उनके अधिकारियों के माध्यम से भारत के लोगों को भी ये सारी चीजें पढ़ने को और समझने को मिली। किसके, पाश्चात्य जगत में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है। तो इसके कारण से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति का जो स्वरूप था वो अंतरराष्ट्रीय था। आपको मैं बताऊं, 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1789 में। और उस क्रांति में क्या हुआ था, 1789 की क्रांति में फ्रांस की जो क्रांति थी उसके 3 नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कभी आपसे यह पूछा जा सकता है कि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उसके नारे क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये उसका नारा था। और उसी नारे के तहत वहां पर फ्रांस के लोगों ने वहां के सामंतों को, राजाओं को हटा दिया था। तो वहां जो क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांस में, वो क्रांति यूरोप में फैल गई, वो अमेरिका में चली, वो क्रांति पूरी दुनिया में फैल गई। और यूरोप के साथ भारत का इंटरेक्शन काफी ज्यादा था। तो भारत के लोगों को पढ़ने को मिल गया कि भैया समानता चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए,
हमको भाईचारा चाहिए। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें भारत के लोगों को भी पढ़ने को मिल गई। और अंग्रेज और यूरोप के लोग क्या थे? प्रगतिशील लोग थे, उदारवादी लोग थे। तो वो अपनी पत्रिकाओं में लिखा करते थे कि देखिए फ्रांस में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये चीजें हो रही हैं, इंग्लैंड में लोकतंत्र में ये हो रहा है, समानता के लिए इन अधिकारों की मांग की गई है। तो ऐसे में क्या हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को ये सारी वैल्यूज के बारे में जानकारी होना शुरू हो गई। पाश्चात्य जगत की, खास करके फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव वैश्विक था। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो टीपू सुल्तान जो था, मैसूर का शासक, टीपू सुल्तान जो है, मैसूर में एक जैकोबिन क्लब था जो फ्रांसीसियों ने बनाया था। उस जैकोबिन क्लब में फ्रीडम की बात होती थी, बंधुत्व की बात होती थी। तो जैकोबिन क्लब का मेंबर बन गया था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने मैसूर में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। टीपू सुल्तान की बात कब की है? 1784 से लेकर 1799। तो वही है फ्रांसीसी क्रांति की बात का समय। तो एक तरीके से भारत के बहुत सारे लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बारे में जानकारी हुई, क्योंकि पूरी दुनिया में फैल रहे थे। तो भारत का जो नया बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हो रहा था, जैसे वकील, जैसे शिक्षक, रेलवे में काम करने वाले लोग, सेना में काम करने वाले पढ़े लिखे लोग, इनको पता लग गया कि भाई ये भी वैल्यूज होती हैं। एक ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें लोग ही अपना शासन बनाते हैं, लोगों को बोलने की आजादी होती है, और फ्रांस में ऐसा हो चुका है। तो भारत के लोगों को भी राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति किससे पैदा हुई थी? राष्ट्रवाद से। उसके अलावा क्या हुआ? प्रेस और समाचार पत्रों का प्रसार। तो हम लोगों ने एक पूरा सेशन लिया था भारत में प्रेस का विकास। अब प्रेस के विकास में हमने सारा देखा था, बंगाल गजट से लेकर के तमाम जो पत्रिकाएं थी, तो यूरोप के लोग भी छापते थे और भारत के लोग भी निकालते थे। पहले इंग्लिश में निकली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तमाम अन्य भाषाओं में भी वो पत्रिकाएं निकलना शुरू हुई, गुजराती में, हिंदी में, बंगाली में। ये जब सारी पत्रिकाएं, अखबार आए, तो इनमें ब्रिटिश शासन की ज्यादतियों के बारे में भी लिखा जाता था। मतलब कई अखबार ऐसे थे जो ब्रिटिश भारत में शासन करते थे, उस ब्रिटिश शासन की ज्यादती जो होती थी, अत्याचार, उसको भी लिखते थे। कई बार अंग्रेज इनको बैन कर देते, जैसे अमृत बाजार पत्रिका को बैन किया गया। एक हमने एक्ट पढ़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उस 1778, उसमें क्या गया था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं भारत की, उनमें कोई पत्रिका नहीं निकलेगी बिना परमिशन के। तो ये अखबार और पत्रिकाओं ने क्या है, लोगों के अंदर चेतना का विस्तार किया। ये अखबार और पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचती रही, और लोगों के अंदर जब चेतना पहुंची इन पत्रिकाओं के माध्यम से, और इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हैं भारत का शोषण कर रहे हैं और भारत की संपदा को लूट के ले जा रहे हैं, इसने भी भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा किया। उसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण, जैसे मैंने कहा कि 14वीं 15वीं शताब्दी में यूरोप में, खास करके इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। राजा राममोहन राय के समय ये भारत में भी आ गया, और भारत के लोग बीच में केवल और केवल जानते थे किसको? मुगल शासन और अपना जो ब्रिटिश शासन है, लेकिन भारत के पुराने अतीत के बारे में जानकारी कम थी। तो जब पुनर्जागरण आया, उस पुनर्जागरण ने क्या किया? भारत के लोगों को पुराने अतीत की ओर लौटने के लिए सोचने पर एक तरीके से प्रेरित किया। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका नारा था वेदों की ओर लौटो, यानी वेद पढ़ो। तो वेदों में पढ़ करके, वेदों में बहुत सारा ज्ञान था, तो बहुत सारे लोगों ने वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब वेदों की जानकारी लोगों को हुई, तो लोगों को अपनी सभ्यता के बारे में पता चला कि हमारा इतिहास इतना पुराना है। तो एक तरीके से भारत में जो पुनर्जागरण हो रहा था, जिसमें लोग उपनिषद की जानकारी निकालते थे, वेदों की जानकारी निकालते थे, इन सारी जानकारियों के माध्यम से भारत के लोगों को लगा कि हमारा राष्ट्र पहले बहुत अच्छा था, और बीच में हमारे राष्ट्र के साथ में जो विदेशी शक्तियां इन्होंने शोषण किया, इसलिए लोगों के अंदर क्या हुआ? राष्ट्रवाद का जन्म होना शुरू हो गया। किसके कारण? पुनर्जागरण, जिसके अग्रदूत थे भारत में राजा राममोहन राय। उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, तमाम आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने भारत में पुनर्जागरण का कार्य किया। इसके माध्यम से भी लोगों में स्वदेश के प्रति या राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार हुआ। और एक क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा। तो हमें पता है कि अंग्रेज जब वहां से लेके आए, तो अंग्रेज अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भी लेकर के आए। तो जैसे उनका खान पान मॉडर्न था, उनका पहनावा मॉडर्न था, उनका बातचीत करने का तरीका मॉडर्न था, यानी कई सारी चीजें क्या थी? अंग्रेजों की आधुनिक थी। किताबें लिखना हो, बैठने का ढंग हो, तमाम चीजें मॉडर्न चीजें थी। तो ये चीजें भारत में जब अंग्रेज आए, जब वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करते थे, तो भारत के लोग भी उनसे सीखते थे। तो भारत के लोग देखते थे कि हमारे जो पुराने लोगों के अंदर ये समस्या थी, इसी कारण से हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर पाए। अंग्रेज ये सारा सिस्टमेटिक करते हैं, इस कारण से अंग्रेज आगे हैं।
तो अंग्रेजों की जो आधुनिकता है इससे भारतीय लोग प्रभावित हुए और इसने भी भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। और जो एक सबसे बड़ा कारण क्या था, ब्रिटिश लोगों की दमनकारी नीतियां, उसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चाहे राजस्व की नीति हो, चाहे सेना की नीति हो, चाहे प्रशासन में भारतीयों को भरने की नीति हो, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे न्यायपालिका में भारतीयों को लेने का मसला हो, कहीं भी आप देख लो ऐसा था। हर नीति में वो यही करते थे। इसके कारण से भी भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये जो सारे कारण थे, इन कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और यही राष्ट्रवाद आगे चल करके भारत की आजादी के आंदोलन का आधार बना। क्लियर? अब हम आते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण थे उसका डिटेल में हम लोग समीक्षा करते हैं और क्या क्या वजह थी। सो डिटेल में कुछ पॉइंट हैं। जैसे एक बिंदु है हमारा भारतीय हितों में और उपनिवेश के हितों में विरोधाभास। भारत बेसिकली इंग्लैंड का उपनिवेश था और उपनिवेश का शोषण किया जाता है मातृ देश के रूप में। मातृ देश यानी मदर कंट्री उसको बोलते हैं, जिसका शासन किसी दूसरे देश पर होता है। तो भारत क्या था, उपनिवेश था, कॉलोनी था, और इंग्लैंड क्या था, मातृ देश था। तो ऐसे में क्या हुआ कि भारत के हितों की बलि दे करके इंग्लैंड के हितों का संरक्षण किया जाता था। जैसे आपने देखा सूती वस्त्र उद्योग, तो भारत से कपास ले गए और सूती वस्त्र बनना शुरू हो गए मैनचेस्टर और लंकाशायर के फैक्ट्री में, जबकि पहले भारत में बनते थे। भारत से जूट ले गए कच्चे माल के रूप में और वहां की फैक्ट्री में जूट के रेसे बनने लग गए। भारत से कॉफी ले गए, कहवा ले गए, भारत से रबड़ ले गए और वहां पर ये सारा कारखानों में बनाना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजों के यानी इंग्लैंड के और भारत के जो आर्थिक हित हैं ये अलग अलग हैं। एक तरीके से अलग अलग क्या, हम ये समझ सकते हैं भारत के शोषण के नाम पर इंग्लैंड का विकास हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात थी कि इस कारण से भारत के बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में आना शुरू हो गई और बाद में लोगों ने इसको उजागर किया। जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने जो लिखा कि उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से भारत का आर्थिक शोषण होता है। भारत के संसाधन यानी भारत की जो वेल्थ है, भारत की जो संपत्ति है, वो इंग्लैंड के पास चली जाती है, जिसको क्या कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है थ्योरी। क्लियर? उसके बाद आगे चल करके क्या हुआ, एक ये वजह थी यानी हितों में जो है भारत के हितों के आधार पर उनका काम करना। ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या था, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। आपको पता होगा अंग्रेजों के आने से पहले भारत क्या था, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित था। जैसे आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने मराठों को अलग से हराया था, बंगाल पे अलग से कब्जा किया था, अवध के साथ में सहायक संधि की थी, मैसूर को अलग से हराया था, पंजाब को अलग से हराया था। यानी अंग्रेज जब भारत में आक्रमण करके राज्यों को जीत रहे तो सारे राज्य अलग अलग थे। इसका मतलब भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। पंजाब का शासन सिखों के पास था, बंगाल में बंगाल के नवाब थे, अवध का नवाब था, बनारस का राजा था, मैसूर में हैदर अली और टीपू थे, महाराष्ट्र और गुजरात में मराठे थे। तो भारत में क्या था, अलग अलग शक्तियां थी। इसका मतलब है कोई राजनीतिक एकता हमको नहीं दिखती। राजनीतिक एकता मतलब पूरा अखंड भारत किसी एक सत्ता के अधीन हो, ऐसा भारत में नहीं था। कहने के लिए मुगल बादशाह था लेकिन वो नाम मात्र का था। तो भारत राजनीतिक एकता के सूत्र में नहीं था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1857 तक आते आते पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया और जो गवर्नर जनरल था, जो आगे चल करके वायसराय कहलाया, वो भारत का सर्वे सर्वा हो गया। आप वायसराय की तुलना राष्ट्रपति से कर सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वायसराय का जो पद है आगे चल करके भारत में कौन सा पद बन गया, तो आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति। तो भारत का जो सर्वे सर्वा था वायसराय, वो पूरे भारत का हो गया। यानी मराठे केवल महाराष्ट्र के गुजरात के राजा थे, मराठे जो पंजाब के राजा नहीं थे, मराठे बंगाल के राजा नहीं थे। उसी तरीके से बंगाल का जो नवाब हुआ करता था वो मद्रास का राजा नहीं था, लेकिन जो वायसराय था या जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का एक ही हो गया। तो क्या हुआ, अंग्रेजों के आने से भारत में राजनीतिक एकीकरण हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। इंडिया का राजनीतिक एकीकरण हुआ। उसके अलावा दूसरा हुआ भारत का आर्थिक एकीकरण। जैसा हमने कहा कि भारत में जो राजस्व की नीतियां अंग्रेज लेके आए और जो भारत से वो आयात निर्यात करते थे, तो सारे देश को अंग्रेजों ने जोड़ दिया। एक तरीके से माल को इस बंदरगाह से उस बंदरगाह ले जाना, इस ट्रेन से वहां पे ले जाना। तो मद्रास का माल कलकत्ता जा रहा है, कलकत्ता का माल बंबई जा रहा है, बंबई का माल पंजाब जा रहा है। तो पूरा का पूरा आर्थिक एकीकरण भी इस दौर में हो गया। उसके अलावा क्या था, हमारा जो प्रशासन,
अंग्रेजों के आने से पहले भारत में प्रशासन की कोई बहुत स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों ने आकर के भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विस, एक तो वो स्टेब्लिश कर दी। एक सी यूनिफॉर्म सिविल सर्विस, यानी पंजाब का भी अधिकारी सेम रैंक पर सेम होगा, मद्रास का भी सेम होगा, बंगाल का भी सेम होगा। दूसरा, जो न्यायिक व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था भी सेम कर दी। पूरे भारत में एक तरह की न्याय व्यवस्था, पूरे भारत में एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था। तो एक तरह की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाएं करने से भी क्या हुआ, भारत का प्रशासनिक एकीकरण भी अंग्रेजों ने कर दिया। प्रशासनिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण और हमारा आर्थिक एकीकरण, इससे क्या हुआ, पूरा भारत भी जुड़ गया। अंग्रेजों ने यह सब अपनी सुविधा के लिए किया, लेकिन इससे देश के लोग आपस में जुड़ गए। भारत के लोगों को मालूम पड़ने लग गया ना कि किस हमारे जो देश है उसके दूसरे हिस्से में किस तरह की चीजें हो रही हैं। वहां का माल यहां आ रहा है, यहां का माल वहां जा रहा है। और रेलवे ने बड़ी भूमिका निभाई। रेलवे के माध्यम से एक जगह के लोग दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह के लोग इधर आते हैं। तो रेलवे ने क्या है, मोबिलिटी बढ़ा दी लोगों की, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाना। अब लोग फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करने जाने लगे। तमाम जो मूवमेंट बढ़ा, इससे क्या हुआ कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता का उभार हुआ, क्योंकि एकीकरण हो गया। तो अब सब लोग ये समझने लगे कि हम सभी लोग भारत के लोग हैं, हम सभी लोग भारत के लोग हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे आते हैं। और क्या था इसमें, इस बिंदु के अलावा एक था हमारा पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा, जिसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली है। जैसे कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। पाश्चात्य लोगों में इंग्लैंड के जो खुद के लोग थे, बेसिकली इंग्लैंड का शासन भारत में था, लेकिन दुनिया को लोकतंत्र भी इंग्लैंड ने दिया है। इंग्लैंड के जो लोग थे वो अधिक उदार थे। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो लोकतंत्र की बातें करते थे। इंग्लैंड के अंदर, भले ही इंग्लैंड की दुनिया भर में बहुत सारे उपनिवेश थे, इसके बावजूद भी इंग्लैंड में बड़े अच्छे लेखक हुआ करते थे जो आजादी की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, समानता की बात करते थे। उसके अलावा पूरे यूरोप को जो माहौल था, पूरे यूरोप के माहौल में आपने देखा होगा कि पूरे यूरोप के माहौल में ही एक तरीके से फ्रांस की क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, ये सब आ गया था। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे जो है, इसमें कौन कौन से लोग हैं। ट्रेवेलियन, मैं कुछ नाम बता रहा हूं, आप नाम बताना। ट्रेवेलियन, मैकॉले। मैकाले जो था, मैकाले बेसिकली भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थक था। हालांकि उसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश और मॉडर्न एजुकेशन का सपोर्टर था। उसके अलावा बेंटिक। तो जो तीन लोग थे, विलियम बेंटिक, मैकाले, इन लोगों ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन भारत में लेके आए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में यूरोपियन विषय, खास करके ज्ञान विज्ञान को पढ़ाना इन्होंने शुरू किया। क्लियर? धार्मिक शिक्षा के आधार पर इन्होंने भौतिक जो विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनको पढ़ाना शुरू किया। तो इससे साइंटिफिक अप्रोच भारत में डेवलप होना शुरू हुई। किसके कारण से? जो ये लोग थे, ट्रेवेलियन, मैकाले और विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यह काम शुरू किया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि उदारवादी जो विचारधारा थी यूरोप में जो चल रही थी, जिसके कारण से यूरोप में लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। जैसे बेंथम, जेरेमी बेंथम एक बहुत बड़े विचारक हैं, आप उनको बाद में पढ़ सकते हैं। शीले, ये कवि थे। मिल्टन, जॉन मिल्टन की कविताएं अक्सर आपने 12वीं की क्लास में पढ़ी होंगी। उसके अलावा स्पेंसर लेखक थे। स्टुअर्ट मिल, जो उपयोगितावाद के सिद्धांत के जनक थे। पेन, टॉमस पेन, जिनके विचारों से चलकर के अमेरिका में लोकतंत्र मजबूत हुआ था। रूसो जो है, उनके विचारों से फ्रांस की क्रांति हुई थी। वॉल्टेयर भी फ्रांस की क्रांति के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दार्शनिक थे। ये सारी किताबें अब भारत के लोगों को मिलने लग गई। भाई जब उसने कहा, मैकाले ने और विलियम बेंटिक ने, कि भारत में ये सब पढ़ाया जाएगा, तो उन चीजों से क्या हुआ है कि लोगों को मिलने लग गई। अब भारत के जो युवा लड़के थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मैकाले के एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उनको किताबें मिल गई टॉमस पेन की। और टॉमस पेन कहता है स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये भारत के जब लड़के पढ़ेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनके अंदर भी ये आएगा कि हमारे देश को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी तरीके से लोगों ने क्या किया कि वॉल्टेयर के विचार हों, टॉमस पेन के विचार हों, सीले के विचार हों, जेरेमी बेंथम के विचार हों, इन सारे उदारवादी लेखकों के या स्वतंत्रता के लेखकों के, जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर लेखक हुआ करते थे, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में लिखते थे, उनकी किताबें भारत में आने लगी, भारत के विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने लगी। उनका लाभ लेकर के भारत के लोगों ने समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, और हमारे देश में भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र होना चाहिए। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको दिख रहे हैं, जो पाश्चात्य शिक्षा है, इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हम लोगों को दिख रहा है। क्लियर? उसके अलावा
प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका हम देख चुके हैं। कई सारे समाचार पत्र तो जैसे अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि तो अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखते थे सीधा, कि अंग्रेज भारत में ये शोषण करते हैं, भारत में ये शोषण करते हैं। तो इन अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से भी बड़े स्तर पर काम हुआ और पुराने अतीत का जो अध्ययन किया भारतीय लोगों ने, अपनी पुरानी जो किताबें जैसे चरक को खोज लिया कि चरक भारत में जो है चिकित्सा के जानकार थे, सुश्रुत को खोज लिया, आर्यभट्ट को खोज लिया, पहले लोग नहीं जानते थे इनके बारे में। तो जब पुनर्जागरण हुआ तो लोगों को अपने इतिहास की, अतीत की जानकारी हुई, भारत के लोगों को, उनको लगा कि हमारा अतीत अच्छा था। इसलिए अब अतीत का भी जो है एक तरीके से लोगों को जानकारी होने पर लोगों के अंदर सेल्फ प्राइड, आत्म जो है सम्मान एक तरीके से विकसित हुआ और इस आत्म सम्मान ने राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद सुधारवादी जो आंदोलन हुए थे, जैसे आपने देखा होगा राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ज्योतिबा फुले, इन सबके जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों ने क्या किया, भारत में रूढ़ियों पर हमले किए कि जो रूढ़िवादी गलत परंपराएं इनको समाप्त किया जाए, चाहे जाति प्रथा हो, चाहे मूर्ति प्रथा, तमाम चीजों को खत्म किया। और उन्होंने कहा कि सती प्रथा बैन हो, विधवा विवाह शुरू हो, बाल हत्या बंद होनी चाहिए। ये सारी चीजों को करने के कारण आपने देखा होगा कि सती प्रथा भी रुकी, विधवा पुनर्विवाह रुका, कई जगह छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाए गए। एक तरीके से हम देखते हैं कि सुधारवादी आंदोलनों ने भारत में सामाजिकता में जागरूकता लाने का प्रयास किया, सोशल अवेयरनेस। और इस सोशल अवेयरनेस में क्या हुआ, इस सोशल अवेयरनेस के कारण से भारत के लोग जो पहले जातियों में या वर्णों में विभाजित थे कि तुम शूद्र हो, हम क्षत्रिय हैं, जो विभाजन था वो विभाजन कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि सुधार आंदोलनों ने एक दूसरे के नजदीक लोगों को लाया और लोगों को यह भी बताया कि हम सबका राष्ट्र, हम चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म के या किसी भी वर्ण के हैं, लेकिन हम इस भारत के मूल लोग हैं और हमारा अपना राष्ट्र भारत है और अंग्रेज घुसपैठिए हैं जो हमें लूट रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को आपस में मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। ये सारी चीजें जब लोगों तक पहुंची, ये सारे जो सुधार आंदोलन है, सुधार आंदोलनों ने जिस तरीके से लोगों के बीच में गति पकड़ी, इसके कारण से भारत के लोगों के बीच में बॉन्डेज बढ़ा। और बॉन्डेज बढ़ने के बाद से क्या हुआ, जब उनके बीच में बंधुत्व बढ़ा, रिश्ता मजबूत हुआ, तो यही लोग उठ खड़े हुए ब्रिटिश के खिलाफ कि हम अंग्रेजों को भगाएंगे। क्लियर? ये सारे क्या थे, हमारे आधार थे। उसके बाद भारत में एक और चीज हुई, मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग बेसिकली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी। मध्य वर्ग क्या होता है, आप लोगों ने मिडिल क्लास का नाम सुना होगा। तो मिडिल क्लास का मतलब आज की डेट में जो हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं, एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है बिजनेसमैन की तरह, लेकिन गरीब नहीं है, बुनियादी आवश्यकता जैसे घर में टीवी है, फ्रिज है, कोई गाड़ी है, ठीक ठाक उसको नौकरी चल रही है, मतलब 10 लाख रुपए कमा लेता है साल भर में, तो उसको हम मिडिल क्लास कह देते हैं। ये आज की परिभाषा है। लेकिन भारत के इतिहास में जब हम मिडिल क्लास की ओर जाते हैं कि मध्य वर्ग क्या था, तो मिडिल क्लास या मध्य वर्ग जो वो था, वो वर्ग था जिसमें वकील, टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ऐसे जो पढ़े लिखे लड़के थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, उनको कहा जाता मिडिल क्लास। क्योंकि भारत में या तो किसान थे गरीब, या फिर भारत में कुछ जमींदार थे। तो भारत में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ और ये मध्य वर्ग क्या था, आधुनिक शिक्षा प्राप्त था, इसके पास इंग्लिश एजुकेशन थी। जैसे आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस आईसीएस में 4th रैंक थे। जो आईएएस परीक्षा होती है आज की, उस जमाने में इसको आईसीएस कहते थे। तो आईसीएस के 4th टॉपर थे, यानी लोग पढ़ने लगे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने लगे, अधिकारी बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, वकील बनने लगे। इस तरीके से मध्य वर्ग वो वर्ग था जो पढ़ा लिखा था। यानी भारत में जो मिडिल क्लास का उदय हुआ, कैसा मिडिल क्लास था, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग थे, इनके पास शिक्षा थी, नौकरी थी, तो इसके कारण से तनख्वाहें थी, तो इनका स्तर अच्छा हो गया था। ये जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, ये सब चीज जानता था, क्योंकि इसके पास क्या था, मॉडर्न एजुकेशन थी। इसको मालूम था कौन शोषण कर रहा है, कहां इसका स्रोत है, दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि भारत को आजाद होने से पहले जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी, अम्बेडकर, कई सारे लोग विदेश पढ़ने जाते थे। तो विदेश के विश्वविद्यालय में जाकर के वो देख के आते थे कि वहां की व्यवस्था कैसी है, वहां पर आपस में लोगों में बातचीत कैसे होती है, वहां के कार्य व्यवहार क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है। तो ये पढ़ा लिखा जो मध्यजीवी बुद्धिजीवी वर्ग था, इस वर्ग ने भारत में रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम है उसका सबसे बड़ा यही वर्ग था, क्योंकि इसके पास चेतना थी। किसानों को जानकारी थी नहीं, किसान पढ़े लिखे थे ही नहीं, और जमींदार रहते थे अपने ठसक में, शोषण करने में। तो ये जो मध्यवर्गीय जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यही वर्ग बनेगा भारत की आजादी के आंदोलन का आधार। क्लियर? अब हम लोग आगे आते हैं और आगे किस किस तरीके से भारत में संस्थाएं बनी। एक और जो चीज थी
भारत में तीव्र जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को जन्म दिया, उसमें क्या था, अंग्रेजों का अहंकार, जिसको बोलते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। अंग्रेज ये मानते थे कि व्हाइट मैन्स बर्डन एक थ्योरी है, श्वेत व्यक्ति का भार। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए। अंग्रेजों में, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिस व्यक्ति ने विचार दिया था व्हाइट मैन्स बर्डन, किसी एक ब्रिटिश राइटर ने या कोई विद्वान था, उसने विचार दिया था। उसने ये कहा था कि भारत जो है एक असभ्य देश है, एक बर्बर देश है, ईश्वर ने हमें भेजा है इसको सभ्य बनाने के लिए। यानी जो हम श्वेत लोग हैं, वो श्वेत लोगों के कंधे पर यह भार डाला गया कि आप भारत के लोगों का कल्याण करें। इसी थ्योरी को कहा जाता है व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी श्वेत व्यक्ति का भार। जो श्वेत लोग हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के कंधे पर भारत है, भारत का उद्धार करने का, व्हाइट मैन्स बर्डन। मुझे नाम याद नहीं है, आप लोगों को अगर किसी को नाम याद हो तो आप लिख देना, व्हाइट मैन्स बर्डन की थ्योरी किसने दी थी। तो इस थ्योरी के अनुसार से अंग्रेज क्या थे, जाति अहंकार में रहते थे। जाति अहंकार, कास्टिज्म नहीं, मतलब जो ब्रिटिश प्रजाति थी, उस ब्रिटिश प्रजाति में जो अंग्रेज थे वो एक जाति थी भारत में। इनके अंदर जाति दम्भ था। इनका मतलब था हम सभ्य हैं, भारतीय बर्बर है, हम आधुनिक हैं, भारतीय बैकवर्ड है। मतलब कुल मिलाकर के भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। इसी कारण से भारतीयों को बड़े पदों पर ये लोग नहीं पहुंचने देते थे। इसके अलावा कहां का शोषण करते थे, जैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन सिविल सर्विसेज प्रवेश कानून की उम्र जो है इन्होंने 1876 में 21 से घटा करके 19 साल कर दी। अब भारत में पहले शिक्षा नहीं थी, तो 21 साल का बच्चा बड़ी मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करके आईसीएस में बैठ सकता था। उम्र कम हो गई तो उसके पास चांसेस और कम हो गए। और क्या किया, जैसे दक्षिण में एक बार भयंकर अकाल पड़ा 1877 में, साउथ इंडिया में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, और उसी समय भारत में इंग्लैंड का राजा आया। उसके लिए खूब सारा दावत दी गई, बड़े आयोजन किए गए, भव्य आयोजन। तो भारतीयों के अंदर मतलब वो अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा हो रही थी। और क्या हुआ, 1878 में अंग्रेजों ने भारत के लोगों की स्थानीय भाषा में निकलने वाले पत्र और पत्रिकाओं पर बैन करने के लिए एक कानून लेके आ गए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इससे भी क्या हुआ, भारत के लोगों की आवाज दबा दी गई, क्योंकि सारे भारतीय अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, वो तो क्षेत्रीय भाषा समझते थे। इसके कारण भी भारतीयों में उनके प्रति घृणा पैदा हुई। 1878 में एक कानून लेके आया लॉर्ड लिटन, शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट। उसमें कहा कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से अंग्रेजों की जातीय अहंकार की ओर दर्शा रही थी और भारतीयों को हीन समझ रहे थे। इस बीच में एक घटना घटती है 1883 में। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। लॉर्ड रिपन बड़ा उदार आदमी था। उससे पहले लॉर्ड लिटन था। 1876 से 80 लॉर्ड लिटन था और 1880 से 1884 लॉर्ड रिपन था। लिटन क्या था, प्रतिक्रियावादी आदमी था। जैसे उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, आर्म्स एक्ट लागू कर दिया, यानी वो सारे भारतीयों के अधिकार छीनना चाहता था। कौन, लॉर्ड लिटन। लेकिन लॉर्ड रिपन जब आया 1880 में, तो उसको भारतीयों के प्रति क्या था, थोड़ा वो समझता था कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो लॉर्ड रिपन के समय 1883 में एक एक्ट आया, इल्बर्ट बिल। नाम सुना होगा आपने, इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल क्या था, बेसिकली पहले भारत में जो भारत के जो लोग पढ़ करके न्यायाधीश बन जाते थे, वो यूरोपियन और खास करके अंग्रेजों के मुकदमे वो नहीं देखते थे। जैसे मान लीजिए किसी अंग्रेज व्यक्ति ने भारत में रहते हुए कोई क्राइम कर दिया है, तो वो भारतीय जज की अदालत में नहीं जा सकता था। मान लीजिए भारत में कोई श्याम सुंदर दास जज बन गए, तो श्याम सुंदर दास की अदालत में वो मुकदमा नहीं जाएगा, वो मुकदमा किसी हेनरी की अदालत में जा सकता था। मतलब अगर किसी अंग्रेज व्यक्ति ने भारत में कोई क्राइम किया है, तो उसका मुकदमा केवल ब्रिटिश अदालत में जाएगा। ऐसे में क्या होगा, वो उसका पक्षपात करेगा, उसको दंड नहीं देगा, उल्टा वो भारतीयों को दंडित करेगा। लॉर्ड रिपन के समय जब इल्बर्ट बिल आया, तो इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान कर दिया गया कि यूरोपियन के मुकदमे भी भारतीय जजों की अदालत में जाएंगे। इसके खिलाफ अंग्रेजों ने तमाम जो है माहौल खड़ा कर दिया, विद्रोह कर दिया और इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। कुछ संशोधनों के बाद ही वो पास हो पाया। इससे सॉरी जो इल्बर्ट बिल का विवाद था, इस विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्होंने कहा ये अंग्रेज दुनिया में चीख चीख के बोलते हैं कि हम समानता देंगे, हम न्याय देंगे, हम समानता देंगे, हम न्याय देंगे। भारत के लोगों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, हम लोग न्याय की बात करने वाले लोग हैं। और जब इल्बर्ट बिल के माध्यम से न्याय की बात आई, तो इन्होंने क्या किया कि उसमें से कहा कि भाई नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर, ऐसा नहीं हो सकता। तो
इससे भारतीयों को क्लियर मैसेज मिल गया कि अंग्रेजों की न्याय की बात करना, भाईचारे की बात करना खोखली है। ये कभी नहीं चाहते कि भारत में हम भारत के लोगों को समान दृष्टि से देखें, और अंग्रेजों का भरोसा भी उठ गया कि तुम्हारे यहां पर जो तुमने न्याय की व्यवस्था कर रखी है वो मानवोचित नहीं है, ये भेदभाव परक है। इसी कारण से आगे चल करके हम देखते हैं कि भारतीय लोगों के अंदर तीव्र जो है राष्ट्रवाद की आकांक्षा पैदा हुई। अंग्रेजों के प्रति अब घृणा बढ़ने लगी, क्योंकि ये न्याय नहीं करेंगे हमारे साथ में। क्लियर। अब भारत के लोगों ने इस बीच में कुछ संस्थाएं बनाना शुरू की, क्योंकि ये सारा जागरण चल रहा है। इन सब के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही है, और राष्ट्रवाद को शुरू करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के लोगों ने कांग्रेस से पहले कई एक्सपेरिमेंट किए। जो भारत की जो कांग्रेस बनी थी, इससे पहले कई संस्थाएं उन्होंने बनाई, काम भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्थाएं बना करके उन लोगों ने प्रयास किए थे। तो हम आते हैं सबसे पहले कि 3 उद्देश्यों को लेकर के संस्थाएं बनाई थी। पहला उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, यानी भारत की जो संस्थाएं शुरुआत में बनी थी वो चाहती थी कि इंग्लैंड के लोग जो भारत में शासन कर रहे हैं उस प्रशासन में सुधार होना चाहिए। दूसरा क्या था, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा बिंदु था कि भारत में जो प्रशासन है उसमें भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। और तीसरा बिंदु था शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1857 की विद्रोह का इतना ज्यादा इंपैक्ट था कि भारत के लोगों ने विद्रोह करने की, आजादी की मांग नहीं की। वो कह रहे हैं कि भैया तुम ही शासन करो, लेकिन अपने प्रशासन में सुधार कर लो, हमारे लोगों को भी प्रशासन में शामिल कर लो, और हमारे यहाँ शिक्षा बढ़िया नहीं है तो थोड़ी शिक्षा हमारे यहाँ पर कर दो। तो शुरू में आपको दिख रहा है, शुरू का जो फेज है वो फेज कैसा दिख रहा है। उस फेज में भारतीय लोग अंग्रेजों से टकरा नहीं रहे हैं, बल्कि अंग्रेजी व्यवस्था के अधीन रहते हुए उसके अंतर्गत ही सुधारों की मांग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसमें भारत में बंगाल में और बंबई में, बंगाल और बंबई में अलग अलग, और मद्रास, 3 जो प्रेसिडेंसी थी। बंबई में कुछ संस्थाएं बनी, कुछ बंगाल में बनी और कुछ मद्रास में बनी, कांग्रेस से पहले। तो हम देखते हैं ये क्या क्या संस्थाएं थी। तो सबसे पहले हम आएंगे बंगाल के अंदर। बंगाल में 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नाम का एक संगठन बना। आप लोग ये फैक्ट है, चाहे तो याद रखिए चाहे तो ना याद रखिए, लेकिन ये अगर याद रख सकते हैं तो अच्छा है। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नाम का संगठन बना, जो अंग्रेजों से अपनी मांग करता था कि हमारे यहां सुधार होने चाहिए। उसी क्रम में आगे चल करके आपको पता होगा कि जमींदारों के खिलाफ काफी विद्रोह हो रहे थे। देश की जनता जमींदारों से नाराज थी। तो जमींदारों ने अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए 1838 में एक संगठन बनाया, जिसका नाम था लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। ये बना था बंगाल में। लैंड होल्डर्स का मतलब होता है जमींदार, जिसके पास लैंड होल्डिंग हो, जो जमीन रखता हो, सो उसको बोलते हैं लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। ये बना 1838 में, कहां पर, बंगाल में। क्लियर। उसके अलावा आगे एक जो है 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम का संगठन बना, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना था। और फिर 1851 में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन भारत में बना 1859 में बंगाल में, जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दोनों का मर्जर। मैंने कहा 1838 में बना था लैंड होल्डर सोसाइटी, और 1843 में बना था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ये दोनों संस्थाएं 1851 में मर्ज हो गई, और इनके मर्ज होने के बाद जो संस्था बनी उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब इसमें दोनों तरह के लोग शामिल थे, मतलब जमींदार भी शामिल थे और बाकी मध्यवर्गीय लोग भी शामिल थे। मध्यवर्गीय लोगों का काम था शिक्षा का प्रसार और प्रशासन में सुधार हो, और जमींदार ये मांगते थे कि हमारे जो प्रॉपर्टी राइट हैं, हमारे जो लैंड होल्डिंग्स राइट्स हैं, जमींदारी अधिकारों की सुरक्षा हो। तो एक तरीके से एकता का एक मार्ग दिखाया गया। और आगे चल करके 1866 ईस्वी में लंदन में, 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की संगठन बनाया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इनका काम क्या था, लंदन में रहने वाले जो भारतीय थे उनको इकट्ठा करके भारत के मुद्दों पर एक जनमत तैयार करना, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये रखना कि भाई देखो, हमारे देश में इतनी समस्याएं आपकी वजह से है, इस पर आप समाधान करिए, ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो दादा भाई नौरोजी क्या थे, बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे। इंग्लैंड में रह करके भारतीयों को इकट्ठा करके भारत के मुद्दों को ब्रिटिश की संसद तक पहुंचाना, और उस पर ब्रिटेन के अंदर
जो आम लोग थे उन आम लोगों का भी जनमत तैयार करना, ये काम था दादा भाई नौरोजी का। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं 1875, ये सारा 1875 में शिशिर कुमार घोष नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इंडियन लीग नाम की स्थापना की बंगाल में, और उसका भी काम था राजनीतिक और राष्ट्रवाद की जागृति पैदा करना। फिर कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था भारत में बनी बंगाल में 1876 में, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था हो गई 1876 में, और इसको बनाने वाले लोग थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये सवाल आईएएस में भी आ चुका है, कई बार परीक्षा में आया है। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने यह संस्था बनाई थी, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस की पूर्वगामी थी। यही आगे चल करके कांग्रेस बन जाएगी। इसी के सारे मेंबर्स कहां पे होंगे? कांग्रेस में आ जाएंगे, जो आगे कांग्रेस बनने वाली है, क्योंकि 76 में बनी है और कांग्रेस 1885 में 9 साल बाद बनने वाली है। तो इसमें काम करने वाले लोग एक तरीके से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में तैयार हो जाएंगे, और जब कांग्रेस बनेगी तो कांग्रेस में इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। ये जो संस्था थी, इसने सारे मुद्दे उठाए। किसने? जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की, इसने क्या उठाया? तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में जनमत तैयार किया, लोगों को तैयार किया कि हमें इस व्यवस्था में अपने अधिकार कैसे चाहिए। साझा राजनीतिक कार्यक्रम बनाए, और बंगाल के अनेक स्थानों पर इसकी शाखाएं खोली गई। क्लियर। उसके अलावा बंबई, अगला जो प्रेसिडेंसी था अंग्रेजों का 3 ही जगह शासन था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। बंबई प्रेसिडेंसी में उन्होंने क्या किया? भारत के लोगों ने सर्वप्रथम बॉम्बे एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई थी 1852 में, लेकिन यह कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं रही, और यह समय के साथ क्षीण हो गई थी। क्लियर। आगे चल करके इसमें बंबई में जो सभा बनी 1867 में, महादेव गोविंद रानाडे, जिनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा नाम का एक संगठन बनाया। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई 1867 में, और जिसका उद्देश्य था जनता के और सरकार के मध्य एक सेतु का कार्य करना, और जनता की मांगों को, जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखना। क्लियर। उसके बाद 1885 में बंबई की सबसे महत्वपूर्ण संस्था, जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये हमारी बनी थी 1885 में, और इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ये 3 आदमी थे, और ये प्रश्न भी आईएएस में आया है। ये जो सवाल है वो सवाल भी आईएएस में आया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वो बनी थी 1887 में, 1885 में, कांग्रेस से जस्ट पहले 1885 में, जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इसको बनाने वाले जो 3 लोग थे, उसमें बदरुद्दीन तैयब यानी मोहम्मदन थे, जो आगे चल करके कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनेंगे। ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इसके निर्माता कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, दूसरे थे फिरोज शाह मेहता, और तीसरे थे केटी तेलंग, जिनमें से बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता आगे चल करके कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। कांग्रेस की चर्चा हम लोग क्योंकि डिटेल में करेंगे, उसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो हमारी संस्थाएं थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, ये तीनों बनी थी महाराष्ट्र में, या आप कह सकते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। उसके बाद अंग्रेजों की जो तीसरी प्रेसिडेंसी थी, उसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास में क्या हुआ था? मद्रास में सबसे पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया गया था, जो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का सबसे जो महत्वपूर्ण संगठन है, उसका नाम था मद्रास महाजन सभा। तो आप लोग याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा के सवाल भी आईएएस में आया है, और बहुत सारी परीक्षाओं में आ सकता है। इस सवाल के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी, और इसको बनाने वाले 3 लोग थे, एम.वी. राघवाचारी, दूसरे बी सुब्रमण्यम, और तीसरे पी आनंद चार्लू। ये सब आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा।
और ये जो सारे संगठनों की मैंने चर्चा की है, इन सभी संगठनों से कई बार सवाल आईएएस परीक्षाओं में आए हैं, पीएससी एसएससी में तो आते ही रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, फैक्चुअल है, थोड़े फैक्ट हैं, पर हमें जानकारी होनी चाहिए मुख्य संस्थाओं के बारे में। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं कि कांग्रेस से पहले जो अभियान था, पूर्ववर्ती अभियान था, वो अभियान क्या था और इन लोगों ने क्या क्या कार्य किए थे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बीच में मिस हो गई थी, वो और बता दूं, उसके बाद हम आएंगे इस पर। एक चीज जो थी कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक चीज का और रोल था, वो थोड़ा पॉइंट मिस हो रहा था, वो था साहित्य की भूमिका। बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, बहुत सारा साहित्य लिखा गया था। हो सकता है कभी यहां से क्वेश्चन भी आ जाए। जैसे भारत में एक कवि थे, लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। ये निबंध के रूप में हम लोग छठी क्लास में पढ़ते थे, आप में से अगर किसी को याद आ जाए। दूसरे थे बंगला में रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई सारी अपनी रचनाएं लिखी, जैसे आपको पता ही है गीतांजलि वगैरह, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। उससे भी राष्ट्रवाद का भारत में मजबूत हुआ। उसके अलावा राजा राममोहन राय की किताबें आपको पता ही है, संवाद कौमुदी हो, मिरातुल अखबार हो, उन सबसे माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला था। बंकिम चंद्र चटर्जी जो बहुत सारे उपन्यास लिखते थे, जैसे आनंद मठ लिखा, वंदे मातरम लिखा, उसके माध्यम से भी भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो रहा था। मराठी में एक थे विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये नाम आप याद रखना। उसके अलावा असमिया में थे लक्ष्मीदास बेजबरुआ, लक्ष्मीदास बेजबरुआ आसाम में। तो ये सारे जो थे क्या थे, प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। यानी ये राष्ट्र को केंद्र में होकर लिखते थे कि हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारा राष्ट्र मजबूत कैसा हो, ये सारे थीम पर ही ये लोग लिखते थे। इनकी किताबों के माध्यम से, इनके जो लेखन था, उस लेखन के माध्यम से भी भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। क्लियर। अब हम आते हैं और देखते हैं कि कांग्रेस के पूर्व क्या क्या अभियान थे, मतलब कहां कहां इन लोगों ने काम किया, जो संस्थाएं बनी थी। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभ्युदय से पहले राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक अभियान और अनेक प्रयास किए। वो हम देखते हैं क्या क्या प्रयास किए। 1875 ईस्वी में, थोड़ा सा फैक्चुअल है, 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में, कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में एक जो है इन्होंने आंदोलन किया था। जो संगठनों की मैंने अभी आपसे बात की है, कांग्रेस से पहले जो संगठन बने हैं, चाहे बंगाल के हों, चाहे बंबई प्रेसिडेंसी के हों, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी के हों, तो इन लोगों के सबके जो काम है वो कॉमन काम है, बस आपको याद रखने हैं या समझने हैं। दूसरा क्या था, सरकारी सेवाओं के भारतीकरण हेतु 1878 से 1879 में उन्होंने ये कहा था कि जो सरकारी सेवाएं, इनका भारतीयकरण होना चाहिए, क्योंकि पहले जो सरकारी सेवाएं चली आ रही थी सब यूरोपीकरण था, यानी उनके बड़े अफसर सारे यूरोप के थे और भारत के लोग केवल क्लर्क बनते थे। तो उन्होंने ये कहा कि भारत की सेवाओं का भारतीयकरण होना चाहिए। उसके अलावा ये आंदोलन चलाया था 1878 से 1879 में, जिसको सिविल सर्विस मूवमेंट के नाम से भी इतिहास में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग सिविल सर्विस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। कभी अगर आपको मिल जाए तो सिविल सर्विस मूवमेंट यही था कि भारतीय लोगों का सिविल सेवा और बाकी नौकरियों में आधिपत्य होना चाहिए। क्लियर। उसके अलावा लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान में जो पॉलिसी अपनाई थी कि सिंध के रास्ते से सेना घुसा दी थी, इसके विरोध में भी इन संस्थाओं ने आंदोलन चलाए थे और कहा था कि इस तरीके से सिंध वगैरह में होकर के उनको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लॉर्ड लिटन की कई सारी नीतियों का भारत के लोगों ने विरोध किया था। शस्त्र अधिनियम 1878 में जो आर्म्स एक्ट आया था, लॉर्ड लिटन के समय उसने ये कहा था कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते। इसके विरोध में भी इन संस्थाओं ने आंदोलन चलाए थे। क्यों नहीं रख सकते, भारतीयों को भी शस्त्र रखने का अधिकार होना चाहिए, भारतीयों को भी शस्त्र रखने का अधिकार होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और आगे जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि लॉर्ड लिटन ने ही एक ऐसा एक्ट लाया था कि भारतीय भाषाओं में निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं पर उसने सेंसर कर दिया था। इसके खिलाफ भी इन लोगों ने आंदोलन किया था, जिसको हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत भी इन लोगों ने आंदोलन किए थे और बाद में लॉर्ड रिपन के समय में अगला जो गवर्नर जनरल आया, वहां इसको हटा दिया गया था और भारत के लोगों को अपनी पत्रिका अपनी भाषाओं में निकालने का अधिकार मिल गया था। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, स्वयं सेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में, मतलब इन्होंने कहा था कि सेना में जो है प्रवेश होना चाहिए और उचित संख्या और भागीदारी के हिसाब से प्रवेश होना चाहिए, इसके समर्थन में भी इन लोगों ने मूवमेंट्स किया था। उसके अलावा
प्लांटेशन लेबर और इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में इन्होंने आंदोलन किए थे इन संगठनों ने। प्लांटेशन लेबर क्या था? जो लेबर प्लांटों में काम करती थी, प्लांट मतलब मशीनें नहीं, प्लांटेशन का मतलब होता है जो बागान, जैसे कॉफी के बागान, कॉफी के प्लांटेशन, कॉफी के रबर के बागान। तो कॉफी के रबर के जो बागान थे, उन बागानों में जो लेबर लगाया जाता था, उस लेबर को मजबूर किया जाता था कि तुम यहीं पे काम करोगे। इसके विरोध में भी इन लोगों ने आंदोलन किए। क्लियर? उसके अलावा इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट का मतलब है कि इंग्लैंड में अगर कोई जा रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि भारत बेसिकली इंग्लैंड का ही कॉलोनी था। तो ऐसे में भारत के लोगों को इंग्लैंड में जाने के लिए कुछ सहूलियतें चाहिए, वो सहूलियतें अगर नहीं थी, इसके कारण से इन लोगों ने आंदोलन किया कि इसमें सब में इमिग्रेशन एक्ट में भी सुधार या संशोधन होना चाहिए। उसके अलावा इल्बर्ट बिल के समर्थन में, तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था। कभी अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता है कौन सा एक ऐसा बिल था अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जिसका भारतीयों ने समर्थन किया था, आमतौर पर तो भारत के अंग्रेज के हितों में विरोध था। तो ऐसे में भारत के लोग अंग्रेजों के लाए गए कानूनों का विरोध करते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसका भारतीयों ने समर्थन किया और जिसके लिए आंदोलन चलाया। क्या बिल था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल में यह प्रावधान किया गया कि भारत के जो लोग अगर जज बन जाते हैं तो उनकी अदालत में, यूरोप के लोग अगर कोई अपराध करते हैं तो उनके मुकदमे भी उनकी अदालत में सुने जा सकते हैं। यानी एक तरीके से न्याय व्यवस्था में जजों की महत्ता को, भारतीय जजों की महत्ता को स्थापित करने का प्रावधान था। और जो विभेदकारी प्रक्रिया चली आ रही थी जिसमें यह था कि यूरोप के लोगों के मुकदमे केवल यूरोप के जज सुनेंगे, तो भेदभाव होने की संभावना थी। तो ऐसे में क्या हो गया? ऐसे में यह व्यवस्था हो गई कि इल्बर्ट बिल ने यह प्रावधान कर दिया कि भारतीय जज भी ये सारे मुकदमे सुन सकते हैं। क्लियर? तो बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने विरोध कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये काले हैं, ये अनपढ़ हैं, ये जाहिल हैं, ये कैसे हमारे मुकदमे सुनेंगे। तो जब अंग्रेजों ने विरोध किया और इंग्लैंड में भी जनमत इसके लिए तैयार हो गया इल्बर्ट बिल के खिलाफ, तो भारत में इन्होंने आंदोलन कर दिया। भारत की जो संगठन थे इन्होंने, जैसे खास करके सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह, इन लोगों ने कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप कानून लेके आए हो, आप न्यायिक समानता की बात करते हो, क्यों न्यायिक समानता नहीं होनी चाहिए, क्यों भारतीय जज को मुकदमा उनका नहीं सुनना चाहिए। हालांकि आंशिक संशोधन के बाद ही वो पास हो पाया, लेकिन यह एक बड़े आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था और इसने आधार मजबूत कर दिया था भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने का। एक लहर पैदा कर दी थी इल्बर्ट बिल ने। तो कभी अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सा एक बिल था जिसको लेकर के भारतीयों ने न सिर्फ उसका समर्थन किया बल्कि उस बिल के समर्थन में भारतीयों ने आंदोलन भी कर दिया था, उस बिल के समर्थन में भारतीयों ने आंदोलन भी कर दिया था। क्लियर? उसके बाद आता राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना। इन लोगों ने अपने जो भी इनके पास सीमित संसाधन थे, बेचारे मध्यम वर्ग के लोग थे, कोई वकील था, कोई टीचर था, कोई डॉक्टर था, मतलब छोटी छोटी नौकरियों में ये लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, एक जो है कोष तैयार किया, राष्ट्रीय कोष, जितना भी इनके पास संसाधन था। उसके अलावा इन्होंने एक और आंदोलन चलाया इन सारे संगठनों, ये कांग्रेस से पहले की बात है। इन्होंने ये कहा कि इंग्लैंड में जो दो पार्टी होती थी, तो उन्होंने उस पार्टी को समर्थन देने की बात की कि हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो भारतीय हितों की बात करेगी। तो अब क्या है, इंग्लैंड में जब भी चुनाव होते थे तो दोनों पार्टियां कहती थी कि हम भारत के लिए ये करेंगे, हम भारत के लिए ये करेंगे। भारत के लोग भी जो है उनके हाउस में पहुंचते थे, दादा भाई नौरोजी उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे थे। तो एक तरीके से क्या हुआ कि इन पार्टियों पर दबाव पड़ने लगा कि भारतीय हितों के बारे में बोलो। तो इन्होंने, जो संगठन थे कांग्रेस से पहले, ये जनमत तैयार करते थे कि अगर कोई पार्टी भारत के हितों की बात नहीं करती है तो हम लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जो इंग्लैंड में शासन करती थी उनके ऊपर एक दबाव बनता था कि भाई भारतीयों के हितों की चिंता की जाए। इन संगठनों ने यह भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसके अलावा भारतीय सिविल सेवा वाला जो मामला था, सिविल सेवा मूवमेंट, उसकी हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है। और सिविल सेवा के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसको सिविल सर्विस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको इंडियन एसोसिएशन ने चलाया था भारत में। इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन किया था सिविल सेवा में भारतीयों के एंट्री को लेकर के, और यह बड़ा प्रसिद्ध जो है रहा था सिविल सर्विस मूवमेंट के नाम से। इंडियन एसोसिएशन, वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो ये हमारा पूरा का पूरा पैटर्न है, किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, किस तरीके से संस्थाएं, संगठन बनते चले जा रहे थे और किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ वो सारे कार्य करते चले जा रहे थे। ये सारी चीजों की हमने चर्चा की।
1857 से लेकर के 1885 तक। अब क्या होगा, ये सारी संस्थाएं कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही थी और अखिल भारतीय स्वरूप नहीं ले पा रही थी। इनका जो स्वरूप था, जैसे बंबई की जो सभाएं थी, खास करके पूना सार्वजनिक सभा, वो बंबई में काम कर रही थी, मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में काम कर रही थी, और बंगाल की सभाएं थी वो बंगाल में काम कर रही थी। तो अभी भी भारतीयों के पास कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था, भारतीयों के पास कोई भी अखिल भारतीय संगठन नहीं था। हालांकि इंडियन एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, लेकिन फिर भी कोई भी हमारे पास अखिल भारतीय संगठन नहीं था। उसकी बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि पूरे भारत के हितों को, पूरे भारत के मुद्दों को एक मंच पर रखना, अंग्रेजों से उसकी मांग करना, प्रदर्शन करना, कोष जमा करना, यह बहुत जरूरी है। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। एक माहौल तो खड़ा हो गया था लोगों में कि हम एक ही देश के वासी हैं, हमारा एक ही राष्ट्र है और इस राष्ट्र को हमें आजाद कराना है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। वही प्लेटफॉर्म समय की मांग थी और वही प्लेटफॉर्म आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में निकल के आया, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। और उसमें फिर ये सारे छोटे छोटे संगठनों के लोग समाहित हो गए और फिर जो है कांग्रेस भारत की राष्ट्रीय आजादी का प्रतीक बन गई। और फिर कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई पहले जो लड़ी गई थी वो नरमवादी लोग थे, बड़े नरम तरीके से काम करते थे, और बाद में उसमें गरम दल के लोग आए हुए थे जो ज्यादा तीव्र तरीके से काम करते थे। तो नरम दल और गरम दल, और साथ साथ में फिर 1915 में एंट्री हो जाती है महात्मा गांधी की। तो ये अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे 1885 से लेकर के 1905, जिसको हम लोग नरम दल का काल कहते हैं। 1885 से 1905 20 साल के इतिहास की हम बात करेंगे, जिस इतिहास में हम लोग नरम दल देखेंगे कि कांग्रेस में गोपाल कृष्ण गोखले हों, फ्रेशवा मेहता हों, ये जो सारे लोग थे उदारवादी लोग थे, ये मांग करते थे अंग्रेजों से कि हमारे यहाँ ये रिफॉर्म करिए। उसके बाद आगे चल करके हम लोग देखेंगे 1905 से लेकर 1915 तक गरम दल, और उसके बाद फिर कांग्रेस की लीडरशिप चली जाएगी महात्मा गांधी के पास, जो चलती रहेगी 1947 तक। सो इन 3 चरणों में आगे का चर्चा करेंगे। 1885 से लेकर 1905 उदारवादी या नरम दल, 1905 से 1915 या 1917 गरम दल, और 1917 के बाद से फिर महात्मा गांधी की लीडरशिप। सो 3 टॉपिक में बांट के हम लोग कोशिश करेंगे। 4-5 दिन में हम लोग देश को आजाद करा लेंगे। 4 या 5 सेशन में देश की आजादी का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनके जो एक्ट हैं, नीतियां, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सो चलिए, हाँ, गरम दल का लाल बहादुर, जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। तो समय हाँ हो गया, 8:34 है, और आज के सेशन के लिए जितना हमने तय किया था वो हमने पूरा कर लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी 1858 से लेकर के और पूरा जो है 1885 तक का। क्लियर? कोशिश हमने की है सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप संगठन और ये राष्ट्रवाद को पूरा समझ पाए, मतलब एक बेस क्लियर हो जाए कि भारतीय किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में केवल इतना ही रखेंगे। कल हम कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस को बनाने वाला एक ब्रिटिशर था, एक अंग्रेज था। सो कल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बस यहीं तक। आप सभी लोगों ने इस सेशन में भाग लिया, अपना महत्वपूर्ण समय शाम का इस सेशन के लिए दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम करेंगे। कल सुबह का सेशन नहीं होगा, कल मॉर्निंग का सेशन नहीं होगा, कल शाम का सेशन होगा। सो कल मॉर्निंग में आप लोग बिल्कुल फ्री है। कल मॉर्निंग में हम लोग कोई सेशन नहीं रखेंगे, कल हम लोग शाम में सेशन रखेंगे। क्लियर? सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।